जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें बता दूं कि मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसके अंदर मैंने प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड की आपको स्पेशल टिप्स दी थी और बहुत सारी जानकारी दी थी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर में चोरी हुई, चोरी किसने की, इसकी जानकारी आपको मिलेगी आरटीपीसीआर से। ये एक जांच का नाम है। और कितनी चोरी हुई, कितना आपका नुकसान हो गया, वो आपको जानकारी मिलेगी सीआरपी से, सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच से। तो ये दोनों जांचें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड के अंदर। समझ गए मेरी बात को? आपको इन जांचों का नाम पता होना चाहिए। इनकी अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं 2-3 डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो डिटेल जानकारी के लिए। और करना ही चाहिए, इस समय में सबको जागरूक होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो सीआरपी करवाना है शुरुआत में आपको, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, ताकि पता चल सके कि कितना इन्फ्लेमेशन हो गया है, कितना इन्फेक्शन हो रहा है आपको। ठीक है, रिपोर्ट आते ही तुरंत डॉक्टर से शेयर करना है। डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा तो मैंने बताया पहले वाले वीडियो के अंदर कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीबीसी भी साथ में करवा सकते हैं। ठीक है, सीआरपी सीबीसी आपको तुरंत करवा लेना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी और डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है। ट्रीटमेंट तो पहले से शुरुआत आपने कर लिया है उसका। एक जांच होती है डी डाइमर। ऐसा कहा जाता है कि यह आपको 5वें दिन के बाद 6ठे या 7वें दिन करवा देनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि ब्लड क्लॉट तो नहीं हो जाएगा आपको, कहीं आपका खून कहीं गाढ़ा तो नहीं हो गया, और ब्लड क्लॉट होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है या कुछ और गंभीर से गंभीर चीज हो सकती है उसको। इसलिए आपको डी डाइमर भी करवाना चाहिए, लेकिन शुरुआत में नहीं, 5वें 6ठे 7वें दिन के आसपास, ये डॉक्टर लोग बोलते हैं। इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। 7वें 6ठे या 7वें दिन आपको HRCT स्कैन भी करवाने के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि कितना इन्फेक्शन हो रहा है आपके चेस्ट के अंदर, कितना कोविड फैल गया है। ठीक है, लेकिन ये डी डाइमर और HRCT स्कैन का अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि हम करवा ले क्या। डॉक्टर कहे तो करवा लेना और डॉक्टर्स को तुरंत रिपोर्ट शेयर करना। अगर HRCT स्कैन में भी, इसमें क्या होता है, HRCT स्कैन के अंदर वैल्यू आती है, आपका स्कोर आता है। तो अगर स्कोर 15 से नीचे है तो आप होम आइसोलेशन पे रह सकते हैं और सही हो सकते हैं। 15 है, 15 से ऊपर है तो आपको भर्ती हो जाना है अस्पताल में। जहां भी बेड मिले भर्ती हो जाओ, लापरवाही नहीं करनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सीबीसी, सीआरपी और आरटीपीसीआर आपको शुरुआत में सबसे पहले करवा देना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कोविड है, कितना फैल गया है, कितना इन्फेक्शन है, और आप सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको अपने कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया, मेरा क्या रूटीन रहा, साथ में डॉक्टर्स ने मुझे क्या सलाह दी, और डॉक्टर से मेरी जो बातचीत हुई इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपसे शेयर करने वाला हूं। साथ में आजकल एक और घातक बीमारी फैल रही है इस कोविड की सेकेंड वेव में, उसके बारे में भी आपको मैं अवेयर करने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या पता किसी की जान इससे बच सके, क्या पता आपको ये वीडियो की जानकारी कब किस मुश्किल परिस्थिति में काम आ जाएगी। मेरी फैमिली और मैं, हम लोग बहुत ध्यान रखते थे और पिछले 1 महीने से हम बाबा रामदेव जी का पतंजलि वाला कोरोना किट पूरा ले रहे थे, फॉलो कर रहे थे। साथ में फ्रूट्स भी खाते थे, विटामिन सी भी ले रहे थे, एक्सरसाइज भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, और मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, दूरी बनाए रखना, ये सब नियमों का पालन कर रहे थे। मेरी दादी माँ, जिनकी उम्र 80 साल के आसपास है, उनको दोनों वैक्सीन लग गई थी। मेरी माताश्री को एक वैक्सीन लग गई थी। दुर्भाग्यवश दादी माँ को जो है सबसे पहले बुखार आया, उसके 1 दिन बाद बड़े भाई साहब को भी बुखार आने लग गया, और फिर उसके 2 दिन बाद मुझे भी अचानक से फीवर आ गया। तुरंत हमने आरटीपीसीआर करवाया।
जिसमें ये पता चला कि हमको कोविड पॉजिटिव है। रात को रिपोर्ट आ गई। दवाई जो है हमने पहले से घर में लाके रख दी थी, क्योंकि हम बहुत जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, डॉक्टर से संपर्क में थे, अवेयर थे। तो दवाई पहले से हमने घर पे लाके रख रखी थी। हमने जैसे ही पता पड़ा हमने तुरंत जो है दवाई रात को ही शुरू कर दी। रिपोर्ट आई पॉजिटिव है और शुरू कर दी दवाई हमने। अगले दिन में सरकार ने हमसे कांटेक्ट किया, जो कोविड सेंटर था, कि हेलो सर, क्या आपको दवाई की जरूरत है? हमने कहा कि हमने पहले से शुरू कर दी है। उनको बताया कि हम ये डोज ले रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट में हैं। उसके बाद मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, सीधे उनको रिपोर्ट किया, बताया कि कोविड पॉजिटिव हूं और ये दवाई शुरू की है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे फैमिली डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहूंगा और उनके साथ, उनके एग्जाम्पल से तमाम डॉक्टर फ्रेटर्निटी का, मेडिकल स्टाफ का सम्मान करना चाहूंगा कि ऐसे कठिन समय में अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के, वहां कॉम्प्रोमाइज करके, यहाँ इतने रिस्क भरा जॉब कर रहे हैं। तो नमन है शत। डॉक्टर अजय पपुलवार जी महाराष्ट्र से, यूएसए से डॉक्टर ताजेंद्र वसु जी, बेंगलोर से डॉक्टर परिमाला जी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर जयवर्धन जी, उदयपुर के डॉक्टर गंभीर जी, और डॉक्टर गंभीर जी का रेफरेंस हमको एमडीएस स्कूल के डायरेक्टर शैलेंद्र सोमानी सर ने दिया था। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल समय में आप लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमारा साथ दिया। इस वीडियो को देखते हुए अपने घर में मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो अगले दिन हमने सुबह हमारी ब्लड रिपोर्ट्स करवा ली। ब्लड रिपोर्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सीआरपी, सीबीसी, ये सब हमने करवा ली, जिसमें दादी जी को इन्फेक्शन आया अच्छा वाला, भैया को भी आया और मुझे थोड़ा सा कम इन्फेक्शन आया। दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन मेरा और भैया का बुखार नहीं उतर रहा था, मतलब बुखार बना हुआ था। बुखार की दवाई लेते डोलो तो भी कुछ घंटे में बुखार उतरता, लेकिन वो मिनिमम तो बुखार रहता ही रहता, कंप्लीटली बुखार नहीं उतर रहा था। अब मैंने कौन कौन सी दवाई ली उनके नाम बता रहा हूं। मैंने डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवाई ली सुबह शाम, आइवरमेक्टिन रात को ली थी एक, और ये मेरा पूरा 5 दिन का डोज था। उसके साथ मैंने बुखार आने पर डोलो 650 mg, जिंक की टैबलेट चल रही थी, विटामिन सी की टैबलेट दिन में 2 बार चल रही थी। मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो भी उस दौरान रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए, और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो देखते हैं वो वीडियो। और कैसा लग रहा है आपको? आंखें चक्कर आ रही है। आंखें चक्कर आ रही है आपकी? आँख बंद करके बैठ जाओ। तो ठीक है, देख लो आपकी आंखें। रेलवे गेट बंद है, अम्मा पीछे बैठी है, ट्रेन जा रही है। भैया हॉस्पिटल में आए, रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा है। मैं अम्मा को घर पे छोड़ने आया हूँ। स्थिति बड़ी गंभीर है। ये वो वीडियो है जब दादी को हम लोग हमारा सिटी स्कैन करवाने गए थे। गुड़ खा के पानी पी रहा हूँ। कहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है चेस्ट में, और मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। आप लोग दादी के लिए प्रार्थना करो। वैसे उनके सिम्टम्स कोई ऐसे खास नहीं है, बट रिपोर्ट्स थोड़ी डेंजर आई है,
डॉक्टर ने कहा कि कभी भी फिर ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है। आप मेरी आवाज़ से फील कर रहे होंगे कितना वाइब्रेशन हो रही है आवाज़ मेरी। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, दुआ करना, देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोस्तों, क्योंकि दादी और भैया को पहले से ही सिम्टम्स आ रहे थे, तो इनको 5th डे हो गया था, 5th-6th डे, तो इन लोगों ने अपना HRCT स्कैन करवा लिया और इनके साथ मैंने भी अपना CT स्कैन करवा लिया। दादी को 15 स्कोर आया था उसमें, जो कि ज्यादा था, यानी कि 40% के आसपास जो है इन्फेक्शन फैल गया था। भैया का जो स्कोर था वो 7 आया था उसमें वैल्यू, जिसका मतलब ये था कि 20% के आसपास फैला हुआ है आपको, और मेरा वैल्यू 0 आया था, मतलब मेरा अभी तक चेस्ट क्लीन था, मुझे इन्फेक्शन नहीं फैला था वहां पे। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा कि तुरंत दादी को जो है वो एडमिट करवाओ, उनका एज भी है, आप रिस्क मत लो, वेट मत करो हालत बिगड़ने का। जबकि हम तीनों का जो ऑक्सीजन लेवल है, हम SpO2 नाप रहे थे, रेगुलर नाप रहे थे, घर में 2 मशीन लाके हमने रख दी थी, हाथ में बैंड था जिससे हम पता कर रहे थे SpO2 लेवल, तो 98, 97, 99 ये मेंटेन था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल लापरवाही मत करो, दादी की तबीयत बिगड़ सकती है कभी भी और उस वक्त आप लेट हो जाओगे। तो हमने तुरंत फिर कार्रवाई स्टार्ट की। हमें भी कोविड हो गया था। अब देखो, ऐसा समय आ गया था कि इस समय कोई आपकी हेल्प नहीं करता आके। हमको भी फीवर आ रहा है और हमारी हालत खस्ता है, दादी को भर्ती करवाना है अस्पताल में, दादी बूढ़ी है, कैसे रहेगी अस्पताल में, वहां पे टॉयलेट कैसे जाएगी, क्या करेगी, कैसे मैनेज कर पाएगी। जबकि दादी की कंडीशन ठीक थी, सिम्टम ज्यादा नहीं थे उनको, लेकिन HRCT स्कैन में आया था तो हमने रिस्क नहीं लिया। तुरंत हमने पता किया कि किस अस्पताल में बेड फ्री है और फिर यहाँ की वहां की अप्रोच लगवा के हमने दादी को एडमिट करवाया। अब दोस्तों, एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी बन रही थी कि अस्पताल वाले कह रहे थे कि दादी का जब वो फिट है, 2 वैक्सीन लग चुकी है, ऑक्सीजन वैल्यू सही है, तो हम उनको एडमिट क्यों करें। तो फिर हमने उनको बहुत समझाया कि देखिए, CT स्कैन का वैल्यू इतना आया है, ज्यादा आया है, चेस्ट में फैला हुआ इन्फेक्शन, डॉक्टर ने कहा कि कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है, तुरंत एडमिट करवा दीजिए। फिर थोड़ा यहाँ वहां को फोन किया, जैक लगवाया, ठीक है, जुगाड़ से, और फिर हमने दादी को एडमिट करवाया। अब भैया को खुद बुखार आ रहा था तो वो भाग दौड़ कर रहे थे, मैं खुद बुखार में था, ऐसी खराब कंडीशन हो गई थी, ऐसा खराब समय था, तो दादी को एडमिट करवाया। हम घर पे आइसोलेशन में थे, फोन से दादी के संपर्क में थे कि चिंता मत करना और घबराना मत। हमारे कजन्स जो थे, जो आसपास रहते थे, वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके हमारे घर के बाहर रख जाते थे, फिर हम वहां से कलेक्ट करते थे। तो उन कजन्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाटिया अंकल मेडिकल वाले, वो भी दवाई देने आया करते थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, 5वां दिन हो गया था और हम भाइयों का बुखार नहीं उतर रहा था। फिर डॉक्टर ने हमको नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, जिसमें फेबिफ्लू, प्रेडमेटिक स्टेरॉइड है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले दिन फेबिफ्लू को आपको 3600 mg लेना है, यानी कि अगर 400 mg की टैबलेट है तो 4.5 गोली सुबह, 4.5 गोली शाम को, एक दिन में। फर्स्ट दिन ये करना है आपको। अगले दिन से 10 दिन तक आपको दिन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, ऐसे फेबिफ्लू लेनी है। तो इस प्रकार से फेबिफ्लू दी जाती है। साथ में प्रेडमेट जो स्टेरॉइड था, उसके लिए हमको ये कहा कि शुरुआत के 5 दिन 8 mg सुबह शाम, फिर 4 mg सुबह शाम 5 दिन बाद, और फिर दिन का 1 कर देना है। ऐसे धीरे धीरे कम करके आपको स्टेरॉइड का डोज कंप्लीट करना है। साथ में जिंक का टैबलेट, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये सब कुछ चल रहा था। एक बात मैं और बोल लेना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल थी, हम इतना प्रिकॉशंस रख रहे थे, पहले से ही हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, तो हो सकता है कि हम उस कारण से बच गए हो, हमारा स्थिति और ना बिगड़ी हो, उस कारण से हम अच्छी तरीके से रिकवर हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप भी कोविड से अभी सही हुए हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, और 1.5 से 2 महीने बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए,
अब दोस्तों, मैं जाने से पहले एक बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं जो इस कोविड की सेकेंड वेव में बहुत फैल रही है। इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसको बहुत से लोग ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये दोस्तों फंगस की बीमारी है जो बहुत सीरियस है, जो आपकी नाक में, साइनस में होते हुए टीथ में, आंखों में और ब्रेन के अंदर भी चले जाता है और वहां भी आपको हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि फिर वो सर्जरी करके उस पार्ट को निकाल देते हैं। और सही टाइम पे शुरुआत में अगर आपने इसको डायग्नोज नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो स्पेशली जो लोग अस्पताल से भर्ती होकर घर पे आए हैं, जिनको ऑक्सीजन चढ़ा है और साथ में जिनको डायबिटीज है, तो उनके लिए तो ये बहुत होने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ओरल हाइजीन, साफ सफाई से बहुत रहना है, लापरवाही नहीं करनी, अवेयर रहना है। और तुरंत कुछ भी लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है? भगवान को यहां रखना है, यहां नहीं रखना। यहां तो डॉक्टर्स को रखना है। विश्वास को यहां रखना है, यहां नहीं रखना। यहां तो दवाइयों को रखना है। समझ गए मेरी बात को? समझदार को तो इशारा है काफी। स्वस्थ रहने के साथ साथ फिर मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।